हेलो चैंपियंस, वेलकम बैक टू इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं जय नाहटा और आज हम लॉन्ग राइटिंग स्किल्स का एक टॉपिक करेंगे। कौन सा टॉपिक? फॉर्मल लेटर्स, जिसका इंपॉर्टेंट हिस्सा है जॉब एप्लीकेशन। ओके, तो सिर्फ जॉब एप्लीकेशन हमें अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ही नहीं समझना है, बल्कि हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि हम जॉब एप्लीकेशन लिख रहे हैं सीखने के लिए और आगे भविष्य में हमारे काम आ सके। जब हम एक्चुअली किसी कंपनी में इंटरव्यू के लिए अप्लाई करेंगे, जॉब वैकेंसीज निकली होंगी, उसके लिए अप्लाई करेंगे, तो हमें अच्छे से एक जॉब एप्लीकेशन ड्राफ्ट करना आना चाहिए। ऑलराइट, तो अच्छे से सीखेंगे। इंपॉर्टेंट होता है कि हम बहुत अच्छे से इसको ड्राफ्ट करें। इसके दो पार्ट्स होते हैं। ओके, जॉब एप्लीकेशन के दो पार्ट्स होते हैं। दो पार्ट्स कौन से होते हैं जॉब एप्लीकेशन में? एक तो होता है हमारा कवर लेटर। ओके, एक होता है हमारा कवर लेटर और दूसरा हमारा होगा बायोडेटा, या जिसे हम कहते हैं करिकुलम विटे, सीवी या फिर रिज्यूमे जिसे कहते हैं। ओके, तो ये होता है दूसरा पार्ट जो हमारी बहुत सारी डिटेल एनलिस्ट करता है। जो एम्प्लॉयर है, एचआर डिपार्टमेंट के पास सबसे पहले जाता है हमारा ये कवर लेटर, जॉब एप्लीकेशन, और वो फिर शॉर्टलिस्ट करते हैं। आपका रिज्यूमे, आपका सीवी जितना स्ट्रांग होता है, एकेडमिक्स में आप कितने स्ट्रांग थे, आपने जॉब एक्सपीरियंस कितना अच्छे से लिया हुआ है, ये सारी चीजें, आपने प्रोजेक्ट्स कितने अच्छे किए हुए हैं, आप में लीडरशिप स्किल्स है या नहीं, ठीक है, आपका रिज्यूमे कितना स्ट्रांग है, उससे बहुत हद तक पता चल जाता है कि एज एन एम्प्लॉय आप कितने बड़े एसेट साबित होंगे उस कंपनी के लिए, या आपने अभी तक जिस कंपनी में काम किया है उसके लिए कितना अच्छा काम किया होगा। जरूरी नहीं है कि आपको एक्सपीरियंस हो, आप फ्रेशर भी हो सकते हैं, बट देन दैट थिंग विल बी मेंशन्ड एंड सॉर्टेड आउट एट द टाइम ऑफ द इंटरव्यू। फिलहाल हमारे लिए ये चीज इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स बिगिन। राइट, अब देखिए, जॉब एप्लीकेशन जो है वो एक पार्ट है फॉर्मल लेटर्स का। ठीक है, हमने पिछले टर्म में भी फॉर्मल लेटर्स किए थे। ओके, तो हमने देखा था लेटर टू एडिटर। एडिटर साहब को बहुत लेटर लिखे हमने, है ना, हमारी फलाना दिक्कतों का है ना समाधान किया जाए, है ना, अथॉरिटीज का ध्यान इसकी तरफ खींचा जाए, वगैरह वगैरह वगैरह। आपके बहुत ही, है ना, बहुप्रतिष्ठित अखबार के माध्यम से हम ये चीजें छापना चाहते हैं, लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। राइट, एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, ये वर्ड अच्छे से यूज किया था हमने। तो वी रोट लेटर टू एडिटर फॉर गिविंग सजेशंस और ओपिनियंस ऑन इश्यूज ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। देन बिजनेस लेटर्स आते हैं। बिजनेस लेटर्स टिपिकली बिजनेस जो फर्म्स होती हैं उनके बीच में एक्सचेंज होते हैं। ठीक है, उनका बड़ी मास से कोई लेने देना उस हद तक नहीं होता है ना, बहुत ही टू द पॉइंट होते हैं और बहुत ही डायरेक्ट लिखे जाते हैं जिस डिपार्टमेंट को भी आप, है ना, लिखना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी है, उसके सेल्स डिपार्टमेंट के लोग दूसरी कंपनी के परचेज डिपार्टमेंट को लिख रहे हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को लिख रहे हैं, मार्केटिंग डिपार्टमेंट को लिख रहे हैं। राइट, तो ये इस तरह से, है ना, डिपार्टमेंटल इश्यू होता है और बिजनेस लेटर इस तरह से लिखे जाते हैं। आप कैटलॉग के लिए लिख सकते हो, आप प्राइस लिस्टिंग क्या है उसके लिए लिख सकते हो, आप नया, है ना, जो भी प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो उसके लिए लिख सकते हो, या क्या नया प्रोडक्ट सामने वाली कंपनी ने, आपके बिजनेस एसोसिएट ने लॉन्च किया है उसकी जानकारी के लिए लिख सकते हो। ठीक है, क्या डिस्काउंट रहेगा, अगर कंप्लेन्स हैं तो या फिर एप्रिसिएशन है तो माल आपको ऑर्डर करना है, माल आपको डिलीवर करना है, जो भी सारी चीजें होती हैं वो बिजनेस लेटर में कवर की जाती है। उसका एक डिफरेंट सा, अलग सा लेटर हेड होता है। ठीक है, उसी में ये सारी चीजें लिखी जाती हैं, ध्यान रखिए। ओके, तो प्लेसिंग ऑर्डर फॉर सेल, परचेज, प्राइस लिस्ट, प्रमोशन, कंप्लेन एक्सेट्रा। राइट, इन चीजों के लिए। अब आता है ऑफिशियल लेटर। ऑफिशियल लेटर टिपिकली, है ना, अथॉरिटीज को लिखा जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि आपके लोकल एरिया के पुलिस स्टेशन में आपको कोई कंप्लेन लिखनी है कि आए दिन चोरियां बढ़ती जा रही हैं, तो आप वहां के थानाधिकारी या एसएचओ को लिखोगे। राइट, मान लीजिए आपको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चेयरमैन को लिखना है कि भाई यहाँ गंदगी की बहुत समस्या हो रही है, तो यू राइट इट टू द चेयरमैन ऑफ द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। राइट, उसके बाद आपको मान लीजिए कि है ना, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में जो दिक्कत आ रही है उसको, है ना, उसको एड्रेस करना है, तो आप लिखोगे वहां के जो भी जेईएन या एईएन है उनको लिखोगे। राइट, तो इस तरह से जो अथॉरिटीज होती हैं, है ना, तो किसी भी एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी प्रिंसिपल अथॉरिटी है उनको आप लिखते हो।
है ना, उसमें आप नेसेसरी या अप्रोप्रिएट कोई भी एक्शन जो लेना है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, किसी इश्यू को सॉल्व करने के लिए, तो वो आप हाईलाइट करते हुए लिख। और अब आते हैं जॉब एप्लीकेशन। दिस इज आवर कप ऑफ टी। ओके, तो जॉब एप्लीकेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अभी और फ्यूचर में जब आप एक्चुअली अप्लाई करोगे अपने जॉब्स के लिए। So this is really important. So job applications are written in response to job vacancies for school teacher, professor, engineer, doctor, CA, MBA, and there is a whole lot of options जिनके लिए वैकेंसीज निकलती हैं और आप जॉब एप्लीकेशन लिखते हो अपनी काबिलियत, अपनी शिक्षा, अपनी एजुकेशन के हिसाब से, राइट। आप किस पे क्वालिफाई करते हो वो आप बेस्ट जज कर सकते हो और उसके बाद आपको जज करने के लिए जो बैठे हैं उनके लिए आप लिखते हो जॉब एप्लीकेशन। दो पार्ट होते हैं, मैं फिर से बता रहा हूं। एक हो गया कवर लेटर, जिसमें आप बताओगे कि मैंने इस एडवर्टीजमेंट के रिस्पॉन्स में, है ना, मैं ये जॉब एप्लीकेशन लिख रहा हूं। और दूसरा होता है उसका पार्ट सीवी या बायोडेटा, जिसमें आप, है ना, अपना नाम, पता, जेंडर, नेशनैलिटी, मैरिटल स्टेटस, एकेडमिक क्वालिफिकेशन, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, प्रीवियस जॉब या आपकी हॉबीज वगैरह, ये सब रेफरेंसेस वगैरह, आपके टेस्टिमोनियल्स, ये सारी चीजें इंक्लूड करते हो, राइट। वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हमें क्या क्या चीजें इंक्लूड करनी है, हमारी स्ट्रेंथ क्या है। अचीवमेंट्स भी इंक्लूड करते हो आप, कि आपने पास्ट जॉब में या ग्रेजुएशन के दौरान, अंडर ग्रेजुएशन के दौरान, पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान, या फिर आपने अपने स्कूल लाइफ के दौरान क्या अच्छा अचीव किया था। करिकुलर एक्टिविटीज वगैरह भी उसमें हम मेंशन कर सकते हैं अगर अचीवमेंट के कैटेगरी में आती है तो। ऑलराइट, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हमें ध्यान रखना है कि कैसे जॉब एप्लीकेशन लिखनी है। अब आते हैं बेसिक, बहुत इंपॉर्टेंट एक स्लाइड पे। अब ये जानना जरूरी है कि जॉब एप्लीकेशन का फॉर्मेट क्या है, उसकी मार्किंग स्कीम क्या है, ठीक है, कहां कहां हमें किन किन एरियाज में हमें इवैल्यूएट किया जाएगा और कहां कहां हम मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले जो है फॉर्मेट आपका बिल्कुल सही होना चाहिए। राइटिंग द एड्रेस ऑफ द सेंडर, देन राइटिंग द डेट, देन राइटिंग द एड्रेस ऑफ द receiver, mentioning the salutation, subject properly, and then the complimentary clause, blah blah blah, right। ये सारी चीजें अच्छे से अगर आप लिखते हो तो 1 मार्क आपका सिक्योर हो जाता है। ओके, तो ऐसे ही लग रहा है ना ऊंट के मुंह में जीरा, इतना कुछ लिखा और मिला सिर्फ 1 मार्क, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। दूसरा, फिर आपको ध्यान रखना था कंटेंट है भाई, ये दिस इज ब्लड, ओके, दिस इज लाइफलाइन ऑफ द टॉपिक, ठीक है। आपकी जॉब एप्लीकेशन कितनी अच्छी से, है ना, उसे फॉर्मेट करके आपने उसको लिखा है, कितने अच्छे से क्लैरिटी के साथ लिखा है, सब्जेक्ट मैटर को आपने प्रॉपर्ली टच किया या नहीं, एड्रेसिंग एंड एलैबोरेटिंग द इश्यू। और उसके बाद आपको रेमेडियल मेजर्स भी कई बार मेंशन करने होते हैं, ध्यान रखिएगा। एज अ लीडर आप तभी, है ना, इंपॉर्टेंस गेन कर पाओगे, आप रिस्पेक्ट गेन कर पाओगे जब आप क्वेश्चन मार्क के साथ साथ उसका सोल्यूशन भी सजेस्ट करोगे, ठीक है। ऑलराइट, तो इसके आपको मिल जाते हैं 2 मार्क्स। एंड देन द एक्सप्रेशन, ग्रामेटिकली आप कितना एक्यूरेट है, स्पेलिंग्स आपने सही लिखी है या नहीं, स्टाइल अपनाई है या नहीं, एंड कोहेरेंस एंड रेलेवेंस ऑफ द आइडियाज, राइट। ये नहीं होना चाहिए कि मैंने वाटर पोल्यूशन के बारे में लिखना शुरू किया है, राइट, और मैं लिखने बैठ गया फिर कि भाई इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रही है। ये इनकोहेरेंट आइडियाज नहीं होनी चाहिए। कोहेरेंटली हमें मेल खाती हुई जो सब्जेक्ट हम लिख रहे हैं उस सब्जेक्ट के इर्द गिर्द घूमती हुई बातें ही लिखनी है। सब्जेक्ट मैटर हमारा बहुत कोहेरेंट होना चाहिए, मेल खाता हुआ होना चाहिए, बेमेल नहीं होना चाहिए, बिना मतलब का हमें कुछ भी नहीं लिखना है। जॉब एप्लीकेशन आप लिख रहे हो, मान लो आप अप्लाई कर रहे हो, है ना, फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी इंग्लिश, और आपने अपनी क्वालिफिकेशन वगैरह या आप अपने आप को बता रहे हो कि आप बहुत अच्छे, है ना, बहुत अच्छी एडमिनिस्ट्रेटिव जो चीजें हैं वो बहुत अच्छे से हैंडल कर रहे हो, दिस डजंट मैच। आप अप्लाई कर रहे हो टीचिंग के लिए और आप मेंशन कर रहे हो वहां पे कि आप अच्छे से, है ना, चीजों को एडमिनिस्टर कर सकते हो, तो वो दोनों चीजें मैच नहीं करती हैं, राइट। तो आपकी वैकेंसी किस चीज की है और आप अप्लाई किस चीज के लिए कर रहे हो और उसमें मेंशन क्या कर रहे हो, तीनों चीजें अगर अलग अलग हुई भाई साहब आपका चांस जो है वो शून्य हो जाएगा। बात का ध्यान रखना है कि हमें आइडियाज बिल्कुल रेलेवेंट रखनी है। इसके मिलेंगे 2 मार्क्स, टोटल आपको 5 मार्क्स सिक्योर करने हैं। दैट्स क्वाइट इजी इफ यू एक्चुअली स्टिक टू व्हाट इज टू बी written and how it is to be written.
इस बात का बस हमें मोटा मोटी ध्यान रखना है। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट, अब हम देखते हैं कि एक जॉब एप्लीकेशन को लिखते वक्त क्या चीजें हमें ध्यान में रखनी है। व्हाट आर द थिंग्स वी नीड टू टेक केयर ऑफ व्हाइल राइटिंग अ जॉब एप्लीकेशन, और व्हाट, in other words, what is it which makes our job application valid enough, right, and attractive enough for the employer to shortlist us among the others? क्या है ऐसा जो आपके जॉब एप्लीकेशन को स्ट्रॉन्ग बनाता है? सबसे पहले ये समझें, जॉब एप्लीकेशन का उद्देश्य क्या है? इट एम्स टू facilitate and present our candidature as strongly to help you sit in interview. आप कितने अच्छे कैंडिडेट हो, आप कितने स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हो, इस बात पर डिपेंड करता है आपने कितने अच्छे से अपना जॉब एप्लीकेशन प्रेजेंट किया है, कितने साफ सुथरे तरीके से, कितने क्लैरिटी ऑफ थॉट के साथ, और कितना वास्तव में आपका रिकॉर्ड अच्छा रहा है। तो क्लियरली आपका कैंडिडेट स्ट्रॉन्ग होता है अगर अच्छा जॉब एप्लीकेशन। नाउ इट शुड क्लियरली स्टेट द जॉब यू वांट। आप किस जॉब के लिए, होता है कई बार की कंपनियां जो होती है ना, वो अलग अलग जॉब्स के लिए वैकेंसीज निकालती हैं, अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसीज निकालती हैं। सेम कंपनी, ठीक है, हो सकता है 3-4, उनको रिसेप्शनिस्ट भी चाहिए, उनको अकाउंटेंट भी चाहिए, उनको है ना सेल्स मैनेजर भी चाहिए, और उनको परचेज मैनेजर भी चाहिए, जो भी है, ठीक है। अब ये है कि आप किस चीज के लिए अप्लाई करना चाहते हो, वो आपकी काबिलियत, आपकी शिक्षा, आपकी ट्रेनिंग पे डिपेंड करता है, आपकी क्या क्वालिफिकेशन है उस पर डिपेंड करता है, राइट। आपने इंजीनियरिंग कर रखी है और आप मान लीजिए अप्लाई कर रहे हैं रिसेप्शनिस्ट के लिए, डजंट मैच, है ना, तो ये चीज मैच नहीं होती है। इसीलिए आपको पता होना चाहिए आप किस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हो, आप में एबिलिटीज क्या है, और आप कंपनी के लिए असेट कैसे बन सकते हो, क्या ऑफर कर रहे हो आप कंपनी के लिए, वो भी आपको बहुत अच्छे से भली भांति पता होना चाहिए। जब हमें इस चीज का बोध है कि हमारे अंदर हुनर किस चीज का है, काबिलियत किस चीज की है, प्रतिभा किस चीज की है, तो हम उस अकॉर्डिंग जॉब जब अप्लाई करते हैं तो चांसेस बेटर होते हैं कि हम अच्छे से उस जॉब इंटरव्यू को क्लियर कर पाए, राइट। सो यू शुड हैव that thing pretty much clear in your brain. Now keep it very simple, personal and brief without omitting any essential facts. दो पॉइंट्स है देखो यहाँ पे, you cannot omit essential facts and you cannot unnecessarily stuff in unnecessary things. Okay, कोई भी अनावश्यक इंफॉर्मेशन उसमें नहीं होनी चाहिए। ओके, अनावश्यक इंफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए और फैक्ट्स आपको ऑमिट नहीं करने हैं। दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। हम कई बार फैक्ट्स तो सही लिख रहे हैं, है ना, जो इंपॉर्टेंट चीजें, लेकिन अनावश्यक चीजें भी भर देते हैं। दैट मेक्स इट रादर रिडंडेंट आवर सीवी। ओके, जॉब एप्लीकेशन अनअट्रैक्टिव बन जाता है। इस बात का हमें पूरा ध्यान रखना है कि हमारा जो हमें फैक्ट्स फिल करने हैं वो हमें ध्यान में होने चाहिए। प्रॉपरली उसकी एक ना एक प्रॉपर उसकी लिस्टिंग होती है, किस किस ऑर्डर में आना चाहिए वो हम देखेंगे अभी। और अननेसेसरी हमें कुछ भी इंफॉर्मेशन अपने बारे में देनी नहीं है। ठीक है, आपने 3 साल तक डांस क्लासेस ली हैं और आप अप्लाई कर रहे हो, है ना, किसी एमबीए की किसी जॉब के लिए, मार्केटिंग के लिए, दैट इज इररिलेवेंट। ओके, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। द एम्प्लॉयर is not interested in knowing whether you know Bharatnatyam or not, right? Whether you know salsa or not, that is irrelevant. ये चीज मेंशन नहीं करनी। आपने कोई कोर्स कर रखा है, अच्छी बात है, वो आपके पर्सनल लाइफ में आपको मोटिवेट करता होगा, डांस करना अच्छा लगता है, आप हॉबीज में मेंशन कर सकते हो, ठीक है, दैट आई लव डांसिंग। ओके, लेकिन वो इंफॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं है। आपने 3 साल का कोर्स किया, प्रोफेशनल, आप ट्रेंड डांसर हो, सिंगर हो, वोकलिस्ट हो, नो नीड टू मेंशन दैट इज अननेसेसरी इंफॉर्मेशन। ओके, नेक्स्ट, ये बात ध्यान में रखनी है कि ये बहुत ही साफ सुथरा होना चाहिए, क्लैरिटी ऑफ थॉट होनी चाहिए, ठीक है, अननेसेसरली, है ना, हॉचपॉच नहीं क्रिएट हो, ठीक है। तो इट शुड बी वेरी नीट, क्लीन, फ्री फ्रॉम फिंगर मार्क्स, प्लॉट्स एंड एनी काइंड ऑफ डूडल्स। ठीक है, हम गूगल में अप्लाई कर रहे हैं तब तो डूडलिंग बहुत सही है, अदरवाइज आपको ये डूडल्स बिल्कुल नहीं वहां पे दिखाने हैं। ठीक है, कांट चांट नहीं होने चाहिए, अननेसेसरली काटापीटी नहीं होनी चाहिए उसमें। और बहुत ही कई बार होता है कंपनीज हैंड रिटन रिज्यूमेज, है ना, स्पेसिफाई करती हैं कि हैंड रिटन रिज्यूमे भेजिए, तो वहां कांट छांट बिल्कुल नहीं, हैंडराइटिंग स्पष्ट, बिल्कुल सुंदर हैंडराइटिंग में। और फिलहाल अगर हम आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भी टीचर को इंप्रेस करना है, हमें बहुत ही है ना टफ टीचर के सामने प्रेजेंट करना है अपनी आंसर शीट, तभी वो इंप्रेस होंगे और मार्क्स मिलेंगे।
एनीवेज इट हैज टू बी वेरी नीट एंड क्लीन। भाई आजकल तो जो भी जाता है वो सारा या तो आप मेल के थ्रू भेजते हो या फिर आप है ना आप कंप्यूटराइज्ड पूरा लिख के भेजते हो, उसमें काट छांट की गुंजाइश नहीं होती है, नीट एंड क्लीन। लेकिन फिर भी अगर आप हैंडरिटन कर रहे हो, स्पेशली जैसा कि मैंने कहा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इन चीजों का हम बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। एंड फाइनली यू हैव टू ड्राफ्ट अ सेपरेट डेटा शीट करिकुलम में और बायोडेटा। उसमें डिटेल होती है कि भाई आपका नाम क्या है, आपकी नेशनैलिटी क्या है, आपका पता क्या है, आपका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, मैरिटल क्या है, इफनेस राइट, आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या है, आपकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, स्किल सेट क्या रहे हैं, कहाँ आपने ना ऑलरेडी अपनी सर्विसेज दी हुई है, पास्ट एक्सपीरियंस है या नहीं, प्रोजेक्ट्स वगैरह आपने किए हैं या नहीं, दैट ऑल इज मेंशन्ड इन द रिज्यूमे। और उसी पे बेस्ड जज होता है, एम्प्लॉयर ये जज करता है वेदर यू आर अ सुटेबल कैंडिडेट और नॉट फॉर द जॉब। सारे पॉइंट्स हमें ध्यान में रखने, दिमाग में रखने व्हाइल वी आर ड्राफ्टिंग अ जॉब एप्लीकेशन। अब ये देखते हैं जॉब एप्लीकेशन या जॉब एप्लीकेशन का ये जो दूसरा पार्ट है, ठीक है, रिज्यूमे या सीवी, उसको लिखते वक्त हमें किन किन चीजों की है ना जरूरत है, क्या क्या चीजें हमें जाननी जरूरी है या मेंशन करनी जरूरी है। ना मैंने ये एक है ना लिस्ट दी है, you can add a few more things if you want or if required and you can omit a few of the things that are given here। exactly ये इस तरह से इसी है ना chronological order में आएंगे, जरूरी नहीं है, बिल्कुल जरूरी नहीं है, ध्यान रखिएगा। ओके, इंपॉर्टेंट चीजें क्या क्या है, आपको अपना नाम क्लियरली करना होता है, ठीक है, योर फर्स्ट नेम, योर मिडिल नेम एंड योर थर्ड नेम, वो बिल्कुल जो आपके डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से होगा वो आपको मेंशन करना है। योर एज एंड दिस शुड बी अ फैक्ट, ओके, यू शुडंट हाइड एनीथिंग। तो और वहां पे फिर आपका कॉन्टैक्ट नंबर। एजुकेशन, एजुकेशन में आपको ध्यान में रखना है कि कई बार हम क्या करते हैं कि सिर्फ एकेडमिक क्वालिफिकेशन दे देते हैं, प्रोफेशनल नहीं देते। आपको अपने 10th का स्कोर बताना है, आपको अपने 12th का स्कोर बताना है, आपको अपने ग्रेजुएशन के बारे में बताना है, ठीक है, आपको फिर अपने पोस्ट ग्रेजुएशन के बारे में बताना है, और फिर आपको यह भी बताना है अगर आपने कोई प्रोफेशनल डिग्री, अगर आपने कोई हासिल कर रखी है तो उसके बारे में भी आपको मेंशन करना होता है। ये हो गया एजुकेशन का पार्ट। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, यहां बिल्कुल फैक्ट्स एंड फिगर्स मेंशन कीजिएगा। हो सकता है कई बार आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी प्रेजेंट करने पड़े। ओके, और कई कंपनीज ये भी करती हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो है उनकी कॉपी नहीं लेती हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ही एक बार रखती हैं एज अ सिक्योरिटी। जब आपका टेन्योर पूरा हो जाता है या जब आप कंपनी छोड़ रहे हो तो वो आपको लौटा दी जाती है, राइट। और फिर आपको मेंशन करना होता है आपका मैरिटल स्टेटस। सर मैरिटल स्टेटस बताना क्यों जरूरी है, ये तो पर्सनल चीज है। बिल्कुल, पर्सनल चीजें कई बार बतानी होती हैं। क्यों? देखिए, अगर आप सिंगल हैं, ठीक है, आप शादीशुदा नहीं है, तो उसमें क्या होता है कि कई बार ये चीज देखी जाती है कि आप जिस जॉब के लिए जा रहे हो, एम्प्लॉयर को आपका रेम्यूनरेशन डिसाइड करने में है ना ये फैक्ट्स जानने जरूरी होते हैं। अगर आप सिंगल है, बहुत ज्यादा खर्चा नहीं है, अगर आपके ज्यादा डिपेंडेंट लोग नहीं है, बहुत ज्यादा खर्चा नहीं है। लेकिन अगर आप मैरिड हैं, बाल बच्चेदार हैं, फैमिली आप पे डिपेंड करती है, तो उसमें क्या होता है, उसमें आपको फिर रेम्यूनरेशन भी ज्यादा चाहिए होगा। भाई खर्चा उठाना है, पढ़ाई का हो गया, रोजमर्रा की जिंदगी का हो गया, बड़ी फैमिली को चलाने का हो गया। तो दी एम्प्लॉयर हैज अ क्लैरिटी कि भाई जिस एम्प्लॉय को मैं रख रहा हूं उसकी फैमिली के हिसाब से कई बार रेम्यूनरेशन डिसाइड होता है। हालांकि दिस इज नॉट दी ओनली फैक्टर जो रेम्यूनरेशन डिसाइड करे। So whether it is a married, single, divorce status, whatever it is, then past training, कोई अगर ट्रेनिंग वगैरह ली है, नहीं ली है, कहाँ ली, किस कंपनी में, क्या ट्रेनिंग थी, क्या टेन्योर था, कितने साल तक ली, वगैरह वगैरह वगैरह। प्रीवियस एक्सपीरियंस जरूरी है, कौन सी कंपनी थी जिसमें आपने काम कर रखा है। मान लीजिए 2 हो सकती है, 1 हो सकती है, 3 हो सकती है। ध्यान रखिएगा, फ्रीक्वेंटली अगर आप जॉब चेंज कर रहे हो बहुत ही कम समय के अंतराल में, तो वो एक नेगेटिव शेड क्रिएट, राइट। स्पेशल क्वालिफिकेशंस, जैसा कि मैंने कहा, मान लीजिए आपने कोई प्रोफेशनल डिग्री भी हासिल कर रखी है, अपार्ट फ्रॉम कोई डिप्लोमा कोर्स कर रखा है, अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर एजुकेशन, तो वो आप मेंशन कर सकते हो। एबिलिटीज, व्हाट यू कैन डू, आप क्या कर सकते हो कंपनी के लिए, वो उस हिसाब से आपके स्किल सेट क्या है वो मेंशन कर सकते हो। प्रीवियस जॉब जो है उसके बारे में बताओ। वर्क हैबिट्स, यू आर पंक्चुअल, यू आर वेरी फ्रेंडली, राइट, अमिएबल जिसे कहते हैं, यू कैन get along with team, you are a team guy, okay, ये सारी चीजें मेंशन ही जरूरी हो जाती हैं। यहाँ स्पेशल क्वालिफिकेशन में कई बार होता है हमें ना कंप्यूटर लैंग्वेजेस हमने सीख रखी है,
मान लो, या जावा है, ओ लेवल कर रखा है, या हमने ए लेवल कर रखा है, ठीक है, जो भी है। तो ये सारी चीजें हमने कर रखी है, लैंग्वेज हमने अलग से सीख रखी है, कंप्यूटर लैंग्वेजेस, तो वो आप मेंशन करें। हाँ, एक सेक्शन और आता है इसमें लैंग्वेजेस का, ठीक है। अगर आपने कोई, आप मल्टीलिंगुअल है, मल्टीलिंगुअल यानी एक से ज्यादा भाषाएं आती हैं आपको, डू मेंशन इट, तो बहुत बड़ा फायदा होता है। सपोज आई एम अ पंजाबी, फॉर एग्जाम्पल, if I am a Punjabi, I know Tamil also, I know Bengali also, and I know Marathi also, right? हिंदी और इंग्लिश तो बाय डिफॉल्ट हम सीख ही लेते हैं। कितनी बड़ी हमारे लिए एक एसेट साबित हो जाती है कि कंपनी आपको कहीं भी एम्प्लॉय कर सकते हैं, किसी भी ब्रांच में आपको अच्छा सा पैकेज देके शिफ्ट कर सकते हैं, बिकॉज दे नो यू नो द लोकल डायलेक्ट, ठीक है। तो चीज हमेशा हमारे लिए क्या होती है, एक बहुत बड़ा एसेट साबित होती है। ओके, उसमें हमें हमारी पर्सनैलिटी जो है वो और ज्यादा सशक्त, और ज्यादा स्ट्रॉन्ग, और ज्यादा ग्रूम्ड होती है जब हम मल्टीलिंगुअल होते हैं, एक से ज्यादा, दो से ज्यादा, तीन से ज्यादा लैंग्वेजेस जानते हैं तो, राइट। ओके, वर्क हैबिट्स आपकी आपने बता दी, पंक्चुअलिटी है वगैरह वगैरह वगैरह, हार्ड वर्किंग है। एंड रेफरेंसेस क्या होते हैं, आपने किसी प्रीवियस एम्प्लॉयर का नाम दे दिया, या आपके किसी टीचर का, प्रोफेसर का नाम दे दिया, या किसी समाज के किसी जाने माने व्यक्ति का नाम दे दिया, जिससे ये क्रॉस क्वेश्चन किया जा सके कि भाई इस बंदे का एप्लीकेशन आया है, वो बंदा ठीक तो है ना, अच्छा तो है ना, क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, कैसा है वो बंदा। बेसिकली ये एक है ना इंटेंजिबल कैरेक्टर सर्टिफिकेट जैसा होता है, ठीक है। हम क्या करते हैं, रेफरेंसेस मेंशन करते हैं। कई बार एम्प्लॉयर जो है वो क्रॉस कनेक्ट करके उन रेफरेंसेस के साथ कनेक्ट करते हैं और हमारी जानकारी थोड़ी सी ले लेते हैं। यहां एक चीज ध्यान रखिएगा, आप जिस व्यक्ति का नाम, पता, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर दे रहे हो रेफरेंस के रूप में, पहले उनसे कांटेक्ट कर लेना, पहले उनसे बाकायदा परमिशन ले लेना। क्यों? क्योंकि ये जरूरी इसलिए है कि उनको भी पता होना चाहिए, अच्छा मुझे इस व्यक्ति के लिए हो सकता है कॉल आ जाए कि भाई बताना है कैसे है व्यक्ति, कैसे नहीं है, राइट। हो सकता है कई सालों से आप कांटेक्ट में नहीं हो उस व्यक्ति के साथ, लेकिन आपको पता है कि इनके साथ आपकी ट्यूनिंग अच्छी थी, आपके है ना, आपके रिलेशनशिप अच्छे थे, आप उनका नाम मेंशन करना चाहते हो, एक बार बता दो भाई कि हेलो हाय कैसे हैं आप, मैं आपका नाम मेंशन कर रहा हूं, प्लीज आप इस चीज, विदाउट कंसेंट कभी भी आप मेंशन मत कीजिएगा किसी का नाम रेफरेंसेस में। क्या पता आपके नाम के और भी बहुत सारे लोग, आपके नाम के जैसे और भी बहुत सारे सिमिलर नेम वाले लोग उनके कांटेक्ट में हो, अब वो कंफ्यूज हो जाएंगे कौन सा वाला है ना, कौन सा वाला, मान लीजिए हितेश शर्मा है, कौन सा वाला हितेश शर्मा, मुझे किस हितेश शर्मा के बारे में बात हुई है। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक बार कांटेक्ट कर लो, तब पता रहेगा अच्छा इस हितेश शर्मा ने मुझसे बात की थी, परमिशन ली थी मेरी, ठीक है, और मुझे बाकायदा इन्फॉर्म किया टू रिकॉल कि अच्छा अच्छा ये व्यक्ति था, अच्छा ही बताना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड देन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स वगैरह भी मेंशन करना होता है कि लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, आपके गोल क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव, आपका उद्देश्य क्या है, आपने किस पर्पस से है ना इस कंपनी को ज्वाइन करना है, आप इस कंपनी में क्या पर्पस से ज्वाइन करना चाहते हो, इस इंडस्ट्री में, इस ऑर्गेनाइजेशन में आप क्या अपने आप को कैसे साबित करोगे, आपका पर्पस क्या है, ये काम आपको दिया जा रहा है, इस जॉब प्रोफाइल को करके आप क्या साबित करना चाहते हो, अपने आप के लिए क्या आप क्रिएट करना चाहते हो, ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर होना चाहिए। लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म गोल्स अगर इंसान के क्लियर होते हैं तो उसे पता होता है किस दिशा में भाग रहा है ना, इधर उधर नहीं भागता है। मल्टीपल उसके लिए फिर क्या है ना कि चॉइसेस कंफ्यूजन खड़ा नहीं करती हैं, तो पता होता है मुझे यही चॉइस चाहिए और सिलेक्ट करके वो ऑप्शन को आगे बढ़ जाते हैं, हाईली सक्सेसफुल, राइट। ओके, हम वापस देखते हैं कि एक फॉर्मल लेटर को हम, कवर लेटर जो है स्पेशली, वो हम कैसे लिखेंगे, क्या एसेंशियल पार्ट्स है उसका ध्यान रखिएगा। चलिए, तो सबसे पहले हेडिंग आएगी, हेडिंग का पार्ट आएगा। हेडिंग का पार्ट क्या होगा, उसमें तीन बेसिक कंपोनेंट है, एक तो रिसीवर, सेंडर्स एड्रेस, डेट और रिसीवर्स एड्रेस। मैं फिर लिख के बता रहा हूं फिर से, हालांकि आप लोगों को याद होगा, नहीं भी है तो भी वापस एक बार ध्यान दे दीजिए कि हम कैसे लिख रहे हैं। ये लेफ्ट हैंड मार्जिन है जहां से आप लिखना शुरू कर रहे हो। सेंडर्स एड्रेस कैसे होगा, मान लीजिए E87 फर्स्ट फ्लोर, राइट, कोई कॉमा नहीं, शास्त्री नगर, अजमेर। There's no comma here, there's no comma anywhere end, okay? कहीं भी हमें कॉमा नहीं मेंशन करना है। सर यहाँ पे आपने किया है ना, हाँ यहाँ पे इसलिए किया है क्योंकि ये भी न्यूमेरिकल है, ये भी न्यूमेरिकल है, दोनों के बीच को है ना, दोनों के बीच में डिफरेंस बताने के लिए मैंने यहाँ पे बीच में कॉमा जरूर यूज किया है, एंड में कहीं कॉमा नहीं आ रहा है, इस बात का हमें ध्यान रखना,
ठीक है। और ये वर्ड मत लिख देना राइटर्स एड्रेस, है ना, ये अपनी स्पेशल एबिलिटी, ये अपना है ना, मतलब एलियन वाला टैलेंट मत दिखा देना भाई। डेट के दो फॉर्मेट है, मैंने आपको बताया भी था, ठीक है। फिर से हम रिकॉल कर लेते हैं, डेट का फॉर्मेट क्या रहेगा। डेट हमें कैसे कि हम वापस एक बार देख लेते हैं, ध्यान रखिएगा जो फॉर्मेट डेट का है वही हमें फॉलो करना है। डू नॉट मिस आउट ऑन दिस पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डेट हम कई बार गलत लिख देते हैं। डेट हम कैसे लिखते हैं, देखिए दो तरीके हैं। फॉर एग्जाम्पल जिस दिन एग्जामिनेशन में बैठे हो उसी दिन आपको लिखना है, तो वही लिखोगे आप। समथिंग या 2020, कहीं कॉमा नहीं आया है, क्यों नहीं आया, ये न्यूमेरिकल्स है, ये अल्फाबेटिक है वर्ड है, और ये फिर न्यूमेरिकल है, ये नंबर है, ये नंबर है, बीच में एक अल्फाबेटिक वर्ड आ गया। कोई हमें इनको अलग करने की, अलग से है ना हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है कॉमा से, ठीक है। लेकिन अगर मैं ऐसे लिखता हूं, ये एक और तरीका है, तो यहां कॉमा आना जरूरी है, ठीक है। यहां आप मेंशन कर रहे हो डेट और ये हो गया वर्ष, ठीक है, इनके बीच में कॉमा आना जरूरी है। अदरवाइज ये लगेगा 22 तो 22 एक साथ, which will possibly create a confusion, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो February, F कैपिटल, वर्ड पूरा, मंथ का नाम पूरा होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, ये अवॉइड कीजिएगा जब आप फॉर्मल लेटर लिख रहे हो, अवॉइड इट, ओके, जहां तक हो सके अवॉइड। और ज्यादा टाइम थोड़ी लगेगा यार, फेब या फेब्रुअरी लिखने में ज्यादा कोई वक्त आपका जाया नहीं होगा, तो पूरा ही लिखें, बेटर रहेगा, कोई कंफ्यूजन नहीं है। इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू राइट द फुल नेम, ओके, ऑफ द मंथ। तो या तो ये फॉर्मेट अपनाए या फिर ये फॉर्मेट अपनाए, कभी भी ज्यादा स्टाइलिश बनने की कोशिश ना करें, ठीक है, आपको ये चीज बिल्कुल नहीं करनी है। ये इस तरह से कभी भी डेट का फॉर्मेट नहीं होता है फॉर्मल लेटर में, ध्यान रखिएगा, ओके। कोई भी अगर मैं ऐसा कोई राइटिंग सेक्शन अटेम्प्ट कर रहा हूं जिसमें मुझे डेट मेंशन करनी है, दीज आर द ओनली टू फॉर्मेट्स जो आप फॉलो, वैसे कोई भी एक आप फॉलो कर सकते हैं, ये मत कीजिएगा, है ना। ये भी रिडंडेंट है, मैं अमेरिकन स्टाइल अपना लेता हूं। फरवरी का महीना है ना, और तारीख मैंने लिख दी 18, सही तरीका नहीं है, ध्यान रखिएगा। डू नॉट फॉलो दिस फॉर्मेट, these are the only two formats that are valid and acceptable, और इन्हीं में आपको, है ना, इन्हीं में से किसी एक को फॉलो करके आप मार्क्स सिक्योर कर सकते हो, ओके। तो इन चीजों का हमें, है ना, थोड़ा सा ध्यान रखना है। ऑलराइट, उसके बाद सेंडर्स एड्रेस हो गया, डेट हो गई, और रिसीवर्स एड्रेस जो है वो भी इंपॉर्टेंट है। रिसीवर्स एड्रेस, जिस व्यक्ति को हम लिख रहे हैं भाई, उसका हमें नाम, पता, सब कुछ लिखना है। सेंडर्स एड्रेस में आपको अपना नाम यहाँ पे नहीं लिखना है, ठीक है, वो आप नीचे मेंशन करोगे। अब ध्यान रखिएगा, एक तो ये वर्ड नहीं आएगा कभी, टू, ये नहीं लिखना है, टू दी एडिटर वगैरह ये सब नहीं आता है। सीधा उस व्यक्ति की पोस्ट जो होती है वो आपको मेंशन करनी होती है, स्टार्ट करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप प्रिंसिपल को लिख रहे हो, ठीक है, तो आप रिसीवर्स एड्रेस में डेट के बाद देखो सेंडर्स एड्रेस, ठीक है, उसके बाद एक लाइन छोड़ोगे, फिर आएगी डेट, के बाद एक लाइन छोड़ोगे, और फिर रिसीवर्स एड्रेस, ठीक है। रिसीवर्स एड्रेस कैसे लिखोगे, द कैपिटल रहेगा, प्रिंसिपल की स्पेलिंग का विशेष ध्यान रखें, राइट, ये PAL होगी, है ना, मुख्य जो व्यक्ति है, द प्रिंसिपल, फॉर एग्जाम्पल DAV पब्लिक स्कूल, कोई कॉमा नहीं, अहमदाबाद फॉर एग्जाम्पल, नहीं आएगा, ओके। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि द प्रिंसिपल DAV पब्लिक स्कूल अहमदाबाद, यहाँ पे टू नहीं आएगा। किसी भी अथॉरिटी को, है ना, आप लिख रहे हो, किसी भी व्यक्ति को लिख रहे हो, फिर वो हमने लेटर टू एडिटर में भी देखा था, टू दी एडिटर नहीं आएगा, ठीक है। ये चीज कैपिटल होनी चाहिए फर्स्ट लेटर, और ये यहाँ पे जो स्टार्ट होगा वो कैपिटल होना चाहिए। द में T कैपिटल, P में प्रिंसिपल में P कैपिटल, ये चीजें बहुत जरूरी होती है, ध्यान में रखना। हम मिस्टेक कर देते हैं और मार्क्स यहाँ पे हमें फिर मिलना बंद हो जाते हैं, ठीक है। दिस इज द फॉर्मेट जो आप रिसीवर्स एड्रेस का आप फॉलो करोगे। उसके बाद दो चीजें ध्यान में रखनी है हमें कि
इसके बाद हम सैल्यूटेशन लिख रहे हैं या सब्जेक्ट लिख रहे हैं, तो जरूरी है सर स्पेसिंग उस हिसाब से डिसाइड होती है, हमने क्या लिखा है उस हिसाब से स्पेस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने क्या किया कि ये लिखा, उसके बाद हमने एक लाइन छोड़ी और हमने लिखा सैल्यूटेशन, ये सीधा कॉमा। अगर आप सैल्यूटेशन पहले लिख रहे हो तो उसके बाद एक लाइन छोड़नी पड़ेगी आपको और फिर आप मेंशन करोगे सब्जेक्ट। ओके, फिर आप सब्जेक्ट एक लाइन में मेंशन कर दोगे, उसके बाद फिर आपको एक लाइन छोड़नी पड़ेगी और उसके बाद आप कंटेंट लिखना स्टार्ट करोगे। स्टार्ट लिया, उसके बाद आपका कंटेंट आता है। अगर आप दूसरा फॉर्मेट अपनाते हो जिसमें आपने ये लिखा है, उसके बाद एक लाइन छोड़ के आप लिख रहे हो सब्जेक्ट सैल्यूटेशन से पहले, तो पुराना स्टाइल था, उसके बाद एक लाइन छोड़ेंगे और फिर आएगा सैल्यूटेशन। यहां आपको फिर नेक्स्ट लाइन से बिना लाइन छोड़े, ठीक इसके नेक्स्ट लाइन से आपने लिखना शुरू किया डियर सर सब्जेक्ट के बाद, फिर आप नेक्स्ट लाइन से है ना बॉडी कंटेंट स्टार्ट कर सकते हैं, लाइन छोड़ने की जरूरत नहीं होती है। यहां भी कोई कॉमा नहीं आएगा डियर सर के बाद, डियर मैडम, डियर मैम अगर आप लिख रहे हो, मैम की स्पेलिंग ये नहीं होती है, नोट ऑफ इट, दिस इज रॉन्ग, go for the full spelling, okay madam, or if at all you want to write ma'am actual, okay, ठीक है, ये है। चलिए अब ये इतना पता चल गया, उसके बाद है ना हम डियर सर मैडम लिखा, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, बॉडी का जो लेटर की बॉडी है या कंटेंट है वो हम मेंशन कर रहे हैं। उस इट इज एक्चुअली द सोल ऑफ द लेटर भाई, है ना, तो ये बहुत अच्छा होना चाहिए। इंफॉर्मेशन या न्यूज जो हमें इंटीमेट करनी है, शेयर करनी है रिसीवर के साथ, ठीक है, शॉर्ट एंड प्रिसाइज सेंटेंसेस होने चाहिए, लैंग्वेज सिंपल होनी चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि पैराग्राफ 3 है ना, पैराग्राफ जो है वो 3 होने चाहिए, ठीक है, पैराग्राफ 3 होने चाहिए, ध्यान रखिएगा। उससे ज्यादा करते हो तो आप मैक्सिमम 4 पैराग्राफ्स कर सकते हो, उससे ज्यादा मत कीजिए, 4 पैराग्राफ से ज्यादा मत लीजिएगा, वो बहुत ज्यादा है ना, कहते हैं कि शब्दों से भरा हुआ दिखेगा, बहुत ज्यादा है ना क्लटर्ड दिखेगा। ओके, 4 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। आपका सबसे पहला पैराग्राफ है ना इंट्रोडक्टरी, उसके बाद आप एलैबोरेटिव कर रहे हो, उसके बाद आप है ना लास्ट में आप कंक्लूड कर रहे हो, ठीक है, तो 3 इज प्रेफरेबल, सही रहता है, पढ़ने में शॉर्ट रहता है, ठीक है। ओके, हॉच-पॉच तरीके से हैप्पजार्ड तरीके से हमें एंड नहीं करना है कि जल्दबाजी में बस एंड कर दिया, टाइम कम है इसलिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रॉपर एंडिंग इज रिक्वायर्ड, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज शुड मैच द क्या सैल्यूटेशन यूज किया है उसके हिसाब से हमें कॉम्प्लीमेंट्री क्या योर्स ट्रूली, ये 2 तरीके हैं। और कोई अपॉस्ट्रोफी नहीं आती है योर्स में, योर्स में कोई अपॉस्ट्रोफी नहीं आती है, यहां अपॉस्ट्रोफी नहीं लगाएंगे, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। ओके, अपॉस्ट्रोफी नहीं आती है, मैंने आपको बताया था कि ये पोजेसिव एडजेक्टिव पोजेसिव प्रोनाउन 2 केसेस बनते हैं, ठीक है, योर होता है पोजेसिव एडजेक्टिव और योर्स होता है पोजेसिव प्रोनाउन, ठीक है, पोजेसिव। ये कॉन्सेप्ट बचपन में सिखाए गए थे हमें ग्रामर की क्लासेस में, शायद हमने ध्यान नहीं दिया, ये भूल गए, आप ध्यान में रखेंगे। योर्स इज एक्चुअली अ वैलिड वर्ड, ओके, जैसे माइन है, जैसे आवर्स है, जैसे योर्स बिल्कुल सही है, योर भी सही है, योर्स भी सही है। यहां ये अपॉस्ट्रोफी लगा के योर्स मत लिखिएगा, एब्सोल्युटली रॉन्ग, ठीक है। और उसके बाद आपको है ना सिग्नेचर करना होता है, पहले तो आपका $multi-million साइन आएगा, उसके बाद आपका पूरा नाम आएगा और उसके बाद ब्रैकेट में इफ रिक्वायर्ड डेजिग्नेशन, ठीक है, उसके बाद डेजिग्नेशन आ जाएगा। ये कवर लेटर का पार्ट हो गया। हमें ध्यान में रखना है कवर लेटर में क्या क्या कवर हमें करना है। उस एक एग्जांपल लेते हैं फटाफट,
ओके, तो अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं और ये क्वेश्चन हमें इस तरह से दिया जाएगा, एक पेपर क्लिपिंग रही है, ये भी क्वेश्चन का हिस्सा ही है, पेपर क्लिपिंग है ना, दिया हुआ है एडवर्टीजमेंट की, और उसका हमें क्या करना है, फिर जॉब एप्लीकेशन फॉर्म करना है। देखिए, रीड द फॉलोइंग न्यूज़पेपर क्लिपिंग एंड अप्लाई फॉर द पोस्ट कंसिडरिंग योरसेल्फ टू बी हैरी और धारवी। अब हमें क्या करना है, ये पेपर क्लिपिंग, माइंड पब्लिक स्कूल देहरादून रिक्वायर्स कॉम्पिटेंट पीजीटी इन इंग्लिश एमए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और उसमें भी कंडीशन क्या है कि एटलीस्ट सेकंड डिवीजन होनी चाहिए, मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए टीचिंग का, +2 क्लासेस क्या होती है, 10+2 12वीं तक का आपको पढ़ाने का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा और क्या रिक्वायरमेंट्स है, फ्लुएंसी इन इंग्लिश इज अ मस्ट एंड पे स्केल एज पर गवर्नमेंट ग्रेड, अप्लाई विद इन 7 days विद द लेटेस्ट सीवी और रेज्यूमे। किसको अप्लाई करना है, वेदांत खत्री प्रिंसिपल है ना, हेल्दी माइंड पब्लिक स्कूल। ये हमें एक पेपर क्लिपिंग दे दी जाएगी, क्वेश्चन पेपर में दी जाएगी, इसके हिसाब से हमें ड्राफ्ट करना है, ऑलराइट, कवर लेटर और जॉब एप्लीकेशन। नाउ अब देखिए क्या है कि हम किस तरह से इसको ड्राफ्ट करेंगे, ये मैंने है ना छोटे छोटे पार्ट्स में इसको वो करके किया है, ठीक है, एक सीधा सा पूरा एक लेटर एक उसमें नहीं किया है, हमने इसमें अलग अलग मैंने इसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके, ताकि प्रॉपरली हम सहूलियत के साथ इसको समझ सके कि क्या हमें लिखना है, कैसे लिखना है, क्या वर्डिंग्स होनी चाहिए, कैसे क्या अलग अलग सेक्शंस हैं, वो सारी। देखिए यहाँ पे मैंने गैप भी दिया है, जिससे पता चलता है कि हमें एक एक लाइन छोड़नी है, करनी है, ये सारी चीज, ठीक है, ऑलराइट। अब देखिए क्या है, T15 ग्रीनफील्ड चंडीगढ़ जनवरी 28, 2022। उसके बाद है ना रिसीवर्स एड्रेस आएगा द प्रिंसिपल हेल्दी माइंड पब्लिक स्कूल। देखिए इनिशियल लेटर जो है वो सब में क्या है, कैपिटल है, और उसके बाद आ जाएगा देहरादून, कहीं कोई कॉमा नहीं है, फुल स्टॉप नहीं है, एक लाइन छोड़ के डियर सर, पहले मैंने सैल्यूटेशन मेंशन कर दिया डियर सर, फिर एक लाइन छोड़ के सब्जेक्ट को अंडरलाइन कर दीजिएगा, बेटर रहता है। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी इन इंग्लिश, दैट्स इट, स्वीट एंड सिंपल, ओके, हमें और ज्यादा इसमें वर्ड्स नहीं डालने हैं। फिर यहाँ एक लाइन छोड़ के फिर हम करेंगे स्टार्ट, ओके, इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टीजमेंट इन द हिंदुस्तान टाइम्स डेटेड। सर ये वर्ड डेटेड क्यों आया, क्योंकि पुरानी तारीख का है, डेटेड जनवरी 26, 2022। I wish to offer my services for the post of a PGT in English. This is something which will make the other person feel good. Okay? Feel good वाला फैक्टर होना चाहिए, सामने वाले को थोड़ा सा हम है ना पैम्पर करके रखते हैं। ओके, तो ये जो आपने एडवर्टीजमेंट दिया था उसके प्रत्युत्तर में, उसके रिस्पॉन्स में मैं ये एप्लीकेशन भेज रहा हूं, मैं इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा हूं। ये इतना सा पार्ट है, आगे हम कंटिन्यू करते हैं। सेकंड पैराग्राफ में हम, हो सकता है आप एक ही पेज में कवर कर ले पूरा, मैंने जानबूझ के इसे 2 अलग अलग स्लाइड्स में लिखा है ताकि आप अच्छे से समझ सकें। Now, I am a hard-working and honest person, passionate about the noble vocation. Vocation का मतलब हम क्या समझते हैं, जॉब, प्रोफेशन। About the noble vocation of teaching, I wish to make a difference in the lives of people through education. आप अपने बारे में छोटा सा है ना इलेबोरेट, मतलब एक छोटा सा आप इंट्रोडक्शन दे रहे हो कि मैं एक बहुत ही मेहनती और ईमानदार व्यक्ति हूं और मुझमें बहुत पैशन है ना, मुझमें एक जुनून है ना, उत्साह है टीचिंग के प्रति, जो कि एक बहुत ही नोबल प्रोफेशन है। ठीक है, चाहता हूं, धारवी ने लिखा है, चाहती हूं कि है ना लोगों की जिंदगी में एक परिवर्तन ला सकूं टीचिंग के माध्यम से, एजुकेशन के माध्यम से। आई एम एनक्लोजिंग माय बायोडेटा हियरविथ फॉर योर रेडी रेफरेंस। आई शैल बी अवेलेबल फॉर एन इंटरव्यू ऑन एनी डे ऑफ योर convenience. Now this is actually you are trying to make the other person convenient. ये भी open minded है, बातें है ना हमारे हिसाब से मान सकते हैं, इसका मतलब flexible है, इससे पता चलता है। If selected, I assure you, ये एक assurance वाली लाइन जरूरी है। If selected, I assure you that I shall work with utmost devotion and satisfaction. शिकायत का मौका नहीं दूंगी या नहीं दूंगा, ये मेरी तरफ से पूरा प्रयास रहेगा। Hoping for a favorable response, yours, धारवी, नाम, फिर ब्रैकेट में ये सिग्नेचर है, ये नाम है। ठीक है, उसके बाद आप एक चीज एनक्लोज करते हो, ये मेंशन करना होता है, एनक्लोजर, करिकुलम विटे एंड टेस्टिमोनियल्स। ओके, ये आप मेंशन कर सकते हो, या बायोडेटा, इतना सा भी आप लिख सकते हो। ओके, नेक्स्ट देखिए, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। रेज्यूमे मैंने यहाँ पे ड्राफ्ट किया है, आपको भी ये करनी है। रेज्यूमे कैसे, तो सबसे पहले आएगा नाम, स्केल से आप थोड़ा सा दूर, ये बीच में ना एक हल्की सी पेंसिल से एक हल्की सी लाइन खींच लीजिएगा, जहां आपको ये कॉलम बनाना, कॉलम आपको वहां पे बनाना। नेम, धारवी मेहता, हस्बैंड नेम, शी इज मैरिड,
तो वैभव मेहता, एड्रेस 15 ग्रीनफील्ड चंडीगढ़, ऑलरेडी हुआ है हमें। उसके बाद एज 30 इयर्स, मैरिटल स्टेटस ऑब्वियसली मैरिड, नेशनैलिटी इंडियन। मान लीजिए यहाँ पे अगर अनमैरिड कोई लिख रहा है तो यहाँ पे फादर्स नेम आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद एकेडमिक क्वालिफिकेशन, अब देखो कैसे एकेडमिक क्वालिफिकेशन को कैसे यहाँ पे मेंशन किया गया है। बीए फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, परसेंटेज मेंशन कर दिए कि बीए में कितने परसेंटेज है, 9-10 यहाँ पे इन्होंने लिखा नहीं, केवल ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और जो प्रोफेशनल डिग्री हासिल की है। एमए इन इंग्लिश फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ 69% सिक्योर किया, ठीक है। और फिर यहाँ पे बीएड फ्रॉम इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी दिल्ली 66%, ठीक है। ये भी एक तरीका है मेंशन करने का। उसके बाद आप अपना एक्सपीरियंस मेंशन कर रहे हो कि भाई आपने प्रीवियसली पढ़ाने का एक्सपीरियंस कितना रहा। उसमें क्वेश्चन में था, जो एडवर्टीजमेंट था उसमें था कि आपको 5 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए। यहाँ पे देखते हैं या नहीं। वर्कड इन सेंट पॉल स्कूल अगरतला फॉर 6 years, 6 साल तक काम किया हुआ है। एंड करेंटली वर्किंग एज अ पीजीटी इंग्लिश इन यशोदा पब्लिक स्कूल फिरोजपुर। तो पीजीटी इंग्लिश यानी 10+2 12वीं तक की अभी मैं टीचर के रूप में काम कर रही हूं यशोदा पब्लिक स्कूल फिरोजपुर में। ये चीजें दोनों मेंशन है। जरूरी नहीं है कि आपको प्रीवियस एक्सपीरियंस और करंट एम्प्लॉयर दोनों बताने हो, करंट जॉब जरूरी नहीं है। हो सकता है आप फ्रेशर हो, या हो सकता है अभी आप काम नहीं कर रहे हो, आपने बस 3 साल पहले काम किया हुआ है, 8 साल पहले काम किया हुआ है, अभी आप जॉब ढूंढ रहे हो, वो भी क्वाइट पॉसिबल है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। नेक्स्ट, एक्सटेंडेड अभी खत्म नहीं हुआ है भाई, पिक्चर अभी बाकी है। देखो अब और क्या क्या चीजें हमें मेंशन करनी होती हैं। हमें मेंशन करना होता है अचीवमेंट्स या अवार्ड्स, ठीक है, कि भाई ग्रेजुएशन के दौरान, पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान, आपके 10th-12th के दौरान, स्कूलिंग के दौरान क्या क्या चीजें आपने अचीव की, जॉब ट्रेनिंग के दौरान, प्रीवियस जॉब के दौरान क्या ट्रेनिंग, क्या आपने अचीवमेंट्स हासिल किए, वो मेंशन करें। गोल्ड मेडलिस्ट, हाईएस्ट स्कोर इन लिंग्विस्टिक्स, का मतलब होता है भाषा, वो जो फैकल्टी है उसमें आपने हाईएस्ट मार्क्स सिक्योर किए और गोल्ड मेडल आपने हासिल किया। देन 2 टाइम्स स्टेट लेवल डिबेट चैंपियन, ये बहुत बड़ा एक असेट होता है कि भाई पॉसिबिलिटीज है कि वो है ना टीचर एक्सट्रोवर्ट है और अच्छे से लॉजिक के साथ पढ़ा पाएगा या पढ़ा पाएंगे। उसके बाद हॉबीज, इससे आपकी पर्सनालिटी पता चलती है, ठीक है, आप किस प्रकार के, ट्रैवलिंग, रीडिंग बुक्स, ब्लॉगिंग वगैरह। सैलरी वगैरह, ठीक है, आपकी प्रीवियस सैलरी कितनी थी, 25,000 पर मंथ, थोड़ा सा रीजनेबल रखिएगा और इसको एक्चुअल जो फिगर है, मतलब एक्चुअल इन द सेंस कि जो अनरियलिस्टिक ना लगे, ठीक है, रियलिस्टिक सा एक फिगर इसमें मेंशन करना है, ध्यान रखिएगा। आप एक टीचर हो, 5 लाख रुपए महीना मेंशन कर दिया, गलत लगेगा भाई, अनरियलिस्टिक लगेगा, मजाक मत समझिएगा, ठीक है, अनरियलिस्टिक सा फिगर मत दीजिएगा। 15,000 आ सकता है, 18,000 आ सकता है, 40,000 आ सकता है, दैट इज ओके। तो 25,000 पर मंथ। नेम एंड एड्रेस ऑफ रेफरेंसेस, मैंने बताया था आपको उन व्यक्तियों के नाम मेंशन करने होते हैं जिनसे आपका भावी एम्प्लॉयर बात कर सके आपके बारे में। तो मिसेस आराध्या केशव, प्रिंसिपल ऑफ एमबी कॉलेज अगरतला त्रिपुरा, कॉन्टैक्ट नंबर दे दिए मैंने, ठीक है, हो सकता है एक का ही दूं, हो सकता है 2-3 के दे दूं, उस पर डिपेंड करता है, आप पे डिपेंड करेगा जब आप फॉर्मेट, है ना, जब आप ड्राफ्ट करोगे। सैलरी एक्सपेक्टेड, देखो सैलरी ड्रॉन और सैलरी एक्सपेक्टेड आर एक्चुअली थिंग्स विच यू मे मेंशन हियर और यू मे डायरेक्टली डिस्कस इट ड्यूरिंग योर इंटरव्यू, ओके। तो इसमें मेंशन कर दे, कोई दिक्कत नहीं है। As per government grades with minimum 2 additional increments, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो और फिर क्या कंपनी दे रही है, फिर दोनों के बीच में निगोशिएशन हो सकता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऑलराइट, उसके बाद हम अब देखते हैं एक और एग्जांपल, एक अलग ही सेक्शन का, है ना, जॉब एप्लीकेशन है, उसका एक एग्जांपल इनका देखा। अब हम देखते हैं सेल्स एंड मार्केटिंग, सेल्स मैनेजर, ठीक है, या तो बंदे मार्केट में उतरते हैं उनके लिए। तो यू आर गौरव गरिमा लिविंग एट 13 वैशाली दिल्ली, रीड द एडवर्टाइजमेंट गिवन बिलो and write a letter to the advertiser applying for the job. Also give your detailed resume which you would send along with your letter. Wisdom Publishers Limited, किताबें छापने का काम है, एकेडमिक जो बुक्स है वो छापते हैं, पब्लिशर्स है, 10 सेक्टर 24 फरीदाबाद, ये इस कंपनी का एड्रेस है। क्या चाहिए, वांटेड सेल्स मैनेजर, सेल्स मैनेजर की पोस्ट ये है। क्वालिफिकेशन या एमकॉम या एमबीए, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्रीज है। एक्सपीरियंस अगर एमकॉम का है तो 5 साल का चाहिए, अदरवाइज अगर एमबीए है तो 1 या 2 साल का चलेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी एक प्रोफेशनल, है ना, डिग्री होती है। कॉम्पिटेंसी, भाई और क्या रिक्वायरमेंट चाहिए आपको, क्या आप में एबिलिटीज होनी चाहिए, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स, फाइनेंसेस एंड रिलेटेड कमर्शियल एक्टिविटीज,
उसके बाद सैलरी कमेंसुरेट विद क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस अप्लाई टू द जनरल मैनेजर। क्वेश्चन ये इतना हमें दे दिया, हमें क्या करना है, अच्छा सा जॉब एप्लीकेशन प्राप्त करना है। सबसे पहले क्या लिखना है, हमें कवर लेटर लिखना है, क्या फॉर्मल लेटर है, लैंग्वेज में सभ्य तरीके से लिखेंगे, क्या मेंशन करना है हमें। ओके देखते हैं। तो 13 वैशाली दिल्ली, डेट आ गया, एक लाइन छोड़ के फिर द जनरल मैनेजर विजडम पब्लिशर्स लिमिटेड। सर यहाँ पे डॉट क्यों है, क्योंकि ये लिमिटेड को हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है इसीलिए डॉट है, ये फुल स्टॉप वैसे नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 10 सेक्टर 24 फरीदाबाद। यस सर, एक लाइन यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो मिसिंग है, आप सब्जेक्ट मेंशन कर सकते हैं। सब्जेक्ट लिखूंगा सर इसमें, यहाँ पे आप सब्जेक्ट लिख दीजिएगा या यहाँ पे आप सब्जेक्ट लिख दीजिएगा। सब्जेक्ट क्या आएगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, सब्जेक्ट हम क्या लिखेंगे सर, एप्लीकेशन फॉर द जॉब सेल्स मैनेजर। बस ये आप, ठीक है, ऑलराइट, और इसे अंडरलाइन जरूर कर दीजिएगा, एक ही लाइन में आएगी ये, शॉर्ट रखिएगा जितना। Now I am writing to you to apply for the post of sales manager in your establishment is in response to your advertisement in the Pioneer। ये क्या है, ये The Pioneer क्या है, The Pioneer वो न्यूज़पेपर है जिसमें आपका एडवर्टीजमेंट छपा था। The Pioneer dated this, okay, please find and close the copy of my resume। अब आप थोड़ा डिटेल दे रहे हो अपने बारे में। आफ्टर डूइंग माय एमबीए फ्रॉम पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला, आई वर्क फॉर 2 years with KK and Sons Jalandhar, a well-known company for the publication of school and college books. Presently, I am working with UBS Publishers Delhi as their. I am well. I am well acquainted. Acquainted यानी परिचित होना। I am well acquainted with the market and am personally known to many bigwigs in this field. इस इंडस्ट्री के बड़े नाम जो हैं उनके साथ मेरे पर्सनल कॉन्टैक्ट्स भी हैं, आपके लिए बहुत बड़ा असर साबित होऊंगा मैं। I would welcome the chance of being a part of your establishment and I think I shall be able to boost your sales to the best of my ability। आपको बताना पड़ेगा आप में क्या स्ट्रेंथ है, and I shall be available for an interview any day next week। I am looking forward to hearing from you। Yours faithfully गौरव गुप्ता, ये सिग्नेचर, फिर गौरव गुप्ता, एनक्लोजर, रिज्यूमे हमने एनक्लोज। ओके, पॉजिटिव नोट पे आपको एंड करना होता है लेटर, ठीक है। वैसे कवर लेटर एंड हुआ है, ठीक है, लेटर पूरा एंड नहीं हुआ, जॉब एप्लीकेशन। अब हम देखेंगे कि हमने कैसे रिज्यूमे एनक्लोज किया है, रिज्यूमे कैसे स्टार्ट किया है, देखते हैं। रिज्यूमे में हमने सबसे पहले क्या मेंशन किया, तो रिज्यूमे ये मेंशन कर दीजिए कैपिटल लेटर, नेम गौरव गुप्ता, बर्थ, एड्रेस, टेलीफोन नंबर, नेशनैलिटी इंडियन, एकेडमिक क्वालिफिकेशन बॉक्स के रूप में दिया है, आप चाहे तो जैसे उसके वाले में था वैसे भी। एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या है, 1996 क्या होता है, 10th क्लास। तो 70% मार्क्स थे, कहाँ से, न्यू सेकेंडरी पटियाला से की थी। फिर +2 यानी आप प्रॉपरली आप ये 65% चला, 2 साल में वो हो गई आपकी 12th। उसके बाद 3 साल लगे बीबीए करने में। बीबीए कहाँ से किया, 61% मार्क्स के साथ पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला से किया। और फिर उसके 2 साल बाद आपने एमबीए कर लिया, प्रतिशत मार्क्स कर किए पंजाबी यूनिवर्सिटी, ठीक है। एडिशनल क्वालिफिकेशन क्या है, आपने और भी कुछ हासिल कर रखी है, डिग्री क्या है, पोस्ट ग्रेजुएशन, इनकम एप्लीकेशन, बड़ी बात है, अच्छा है, या कहीं काम आएगा। कहाँ से, फ्रॉम खालसा कॉलेज। एक्सपीरियंस, जॉब एक्सपीरियंस, 2 years एक्सपीरियंस, 2004-06 एज सेल्स इंचार्ज विद केके एंड सन्स। 2 साल का एक्सपीरियंस वहां था, ठीक है, केके एंड सन्स जालंधर का सेल्स है ना, मैं इंचार्ज था, ठीक है। उसके बाद नेचर ऑफ जॉब, उस वक्त जो जॉब किया उसका नेचर क्या था, क्या मतलब मुझे करना पड़ता था, काम क्या करना पड़ता था। चैलेंजिंग जॉब, इंक्रीज द सेल्स बाय 35%। वाओ, आपने ये भी मेंशन कर, आपका योगदान क्या था, आपका कंट्रीब्यूशन क्या था, व्हाट यू कैन डू, क्या कर सकते हैं आप ये कर सकते हैं, आपने ये करके दिखाया है। पिछली जॉब क्या है, 2009 से लेके अभी तक सेल्स मैनेजर विद पब्लिशर्स कंपनी। I have traveled widely and I am highly conversant with the dealer network,
बहुत अच्छे से मैंने ट्रैवल किया और डीलर नेटवर्क के साथ बहुत अच्छी मैंने क्या बना ली है, बॉन्डिंग बना ली है। जो डीलर नेटवर्क है बहुत अच्छे से मैंने अपनी गुडविल बनाई है, वो आपके काम आ सकती है। अब तक मैं उनके लिए एक असेट साबित हो रहा था, अब आपके लिए हूं। रेफरेंसेस किसके दिए हैं? श्री दयाल सिंह कॉर्पोरेशन दिल्ली और करोल बाग। ओके, और एंड कर दिया मैंने डेट और अपना नाम लिख के। ये जरूरी नहीं है लिखें, लेकिन अगर आप लिख देते हो तो इट इज गुड। मेरा रिज्यूमे यहाँ पे खत्म। वेटेज देखो, यहाँ पे मैंने मेंशन किया है जो मैं कर सकता हूँ, मेरी काबिलियत क्या है, मुझमें क्या करके दिखाने का है ना, जिसे कहते हैं पोटेंशियल है, तो वो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। ये चीज आपको भी ध्यान में रखनी है। इस तरह से आपको बनावटी एक बार चीजें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से लिखनी है, ठीक है। आप जितने एग्जाम्पल गो थ्रू करोगे आपको आइडिया मिलेगी। एक एग्जाम्पल और हम ले लेते हैं। ओके, तो अब हम देखते हैं एक और एग्जाम्पल। यू आर शिल्पा समीर लिविंग इन बैंगलुरु, यू हैव जस्ट कंप्लीटेड योर स्टडीज एंड लुकिंग फॉर अ जॉब, राइट? व्हाइल ब्राउजिंग टू हिंदुस्तान टाइम्स ऑफ दिस डेट you came across the following advertisement. अलग अलग है ना posts. The post of for which you think you are suitable, send your application response. An upcoming food processing unit in Golagaon requires following staff. Food technologist चाहिए, accountant चाहिए, नाम receptionist के लिए लिख रहे हैं, ठीक है। तो receptionist के लिए क्या requirement? Young female candidate fluent English with good and proficiency computer या net surfing with 2 years experience. Please send detail. ये देखो अलग अलग requirements दी हुई हैं vacancy. Please send your detailed resume within 7 days to the manager. Fancy Food 68 बोला किया, एडवर्टाइजमेंट देखा। ओके, तो अब देखते हैं कि हमने ये कैसे फॉर्म किया है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? एड्रेस 47 नेताजी एवेन्यू बेंगलुरु, जनवरी, फिर आ जाएगी डेट, फिर आ जाएगा एड्रेस, द मैनेजर, फैंसी फूड, लगाओ। सब्जेक्ट लिख दिया पहले, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ रिसेप्शन। With reference to your advertisement in Hindustan Times dated this, I offer my services as a receptionist firm. Resume simple cover letter है और शिल्पा अग्रवाल, एज क्वालिफिकेशन बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस, BCA, ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी, डिप्लोमा इन स्पोकन इंग्लिश, IELTS कर रखा है, डिप्लोमा इन कम्युनिकेशन ब्रिज यूनिवर्सिटी से कर रखा है, ठीक है। ये डिप्लोमा कोर्सेज इन्होंने कर रखे हैं विच इज एक्चुअली रिक्वायर्ड फॉर सच, ठीक है। तो अब क्या मेंशन करना है? और आपको वर्क एक्सपीरियंस आपको कितना है, ये इंपॉर्टेंट है। आप हैंडल, आपने पहले कभी हैंडल किया है या नहीं रिसेप्शन? तो वर्क एज अ रिसेप्शनिस्ट एट होटल ताज फोर्ट, वर्क एज अ कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर इन ITI करनाल, तो टीचिंग का भी काम कर रखा है वैसे कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के रूप में और रिसेप्शनिस्ट के रूप में भी कर रखा है। बिसाइड्स आई हैव अ परफेक्ट कमांड ओवर स्पोकन इंग्लिश एंड आई एम क्वाइट प्रोफिशिएंट इन एप्लीकेशन एज वेल एज please and have all the confidence required. I hope you will find me a very suitable candidate. Yours faithfully, Shilpa Agarwal. Proficiency spoken English में या लोकल लैंग्वेज में जरूरी होती है, ठीक है, एक प्लस पॉइंट होता है। दूसरा, आपकी पर्सनालिटी प्लीजिंग होनी चाहिए, स्माइलिंग फेस होना चाहिए, रेडी टू हेल्प वाला एटीट्यूड होना चाहिए, ठीक है, जरूरी होता है एज अ रिसेप्शन कि आप फेस हो कंपनी का, उस ऑर्गेनाइजेशन। पहला इंप्रेशन आपका ही होता है अगर आप रिसेप्शनिस्ट। तो दीज आर द थिंग्स यू मेंशन। ओके, ये चीजें देखो, ये चीजें मेंशन, हाईलाइटिंग पॉइंट क्या है? ये जो चीजें चाहिए थी और मुझमें है, इसे मेंशन करनी जरूरी होती है, ठीक है, आपके एक्चुअल जॉब एप्लीकेशन के लिए भी और प्लस यहाँ राइटिंग सेक्शन के लिए भी जरूरी है। ऑलराइट, तो थैंक यू वेरी मच है अब नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। कि हमारा राइटिंग सेक्शन जो है वो पूरा हो चुका है, ध्यान रखिएगा। ये वाला पार्ट राइटिंग सेक्शन का है ना, जॉब एप्लीकेशन पूरा हो चुका है। तो PDF आपको अपडेट होगी, उसमें और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, यू कैन गो थ्रू इट फॉर डिफरेंट ऑफ जॉब्स एंड गेट एन आइडिया कि कैसे जॉब एप्लीकेशन आपको ड्राफ्ट करनी है। ऑलराइट, टिल देन वेरी मच, स्टे होम, स्टे बाय बाय।